हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग देख रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो गया था। अब हम प्रकाश के अपवर्तन को करने जा रहे हैं। ठीक। प्रकाश का अपवर्तन पहले आप देखिए परावर्तन क्या था। परावर्तन मीन्स होता है कि कोई प्रकाश है वो आता है, इससे टकराता है और टकराकर वापस हो जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। ठीक। इसी परिघटना को, इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर मान लो प्रकाश आ रहा है और ये कैसा है, अपारदर्शी, ये अपारदर्शी है और ये कैसा है, पारदर्शी है। अगर पारदर्शी होगा, अगर मान लो इस कांच के पीछे अगर पॉलिश ना किया गया होगा तो ये कैसा हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। और पारदर्शी हो जाएगा तो प्रकाश को अगर आप इस पर डालेंगे तो ये परावर्तित होकर वापस नहीं जाएगा, ये प्रकाश क्या करेगा, आर पार निकल जाएगा। ठीक। और प्रकाश जब आर पार, अगर हमने इस पे प्रकाश को डाला है और प्रकाश क्या होगा, आर पार निकल जाएगा। और आर पार आप लोग को ये भी बताया गया था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, तो प्रकाश जब आया तो उसको सीधी रेखा में होकर जाना चाहिए था। लेकिन अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाता है तो वो क्या करता है, प्रकाश के जो किरणें होती हैं सीधी रेखा में ना चलकर क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक। इस परिघटना को, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे वायु है, हमने एक गिलास रख दिया, मान लो ये हमारा कांच का टुकड़ा है। ठीक। ये कांच का टुकड़ा है ये। अब ये चलो फिर इसको मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ से वायु, यहाँ से प्रकाश आया, इससे होते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रकाश आया, प्रकाश आ रहा था, सीधे आना चाहिए था तो सीधे से निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना निकलकर क्या किया है, ये प्रकाश थोड़ा सा तिरछा हो गया है। ठीक। अभी मैं बताऊंगा कि कब इधर हो जाता है कब उधर हो जाता है, यानी अपने मार्ग से। देखो ये विरल माध्यम होता है और यह सघन माध्यम है। वायु जो होता है वो विरल माध्यम होता है, कांच क्या होता है, सघन माध्यम होता है। अगर माध्यम हमारा, अगर प्रकाश की किरणें अगर क्या कर रही हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही हैं, तो वो अपने मार्ग से विचलित होगा और विचलित होकर किधर जाएगा, इसको बोलते हैं अभिलंब। आप लोग को बताया गया था ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अगर सघन है तो अभिलंब की ओर आ जाएगा, अगर विरल है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई है, अब इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना निकलकर क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई है। और झुककर फिर देखो, अब यहाँ से आई है, इधर झुक गई है। अब फिर क्या हो रहा है, इसके लिए एक माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। अब यहाँ से जो किरण आई थी, अब इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना निकल कर क्या हुआ है, फिर दूर हट गई है। देखो, क्योंकि वायु क्या है, विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, अगर सघन से विरल में जा रही है तो प्रकाश की किरणें क्या होती, अवलंब से दूर हट जाती है। बात समझ में आई सबको? चलिए ठीक है। अपवर्तन होता क्या है इसको देख लीजिए आप लोग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी इसके संचरण, संचरण मतलब चलने की दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ऐसे सीधे निकलना चाहिए था लेकिन इधर आ गई है, परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बात समझ में आई सबको? चलिए कुछ उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक ऊंचाई स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। अगर आप स्विमिंग पूल को जाएंगे देखेंगे तो जो उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा उसका जो तली है वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगर आप गिलास ही देख लीजिए, कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें पानी रख लीजिए और उसको आप अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसकी जो तली है वो क्या है, ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ठीक। तो ये क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण क्या है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल। अगर पेंसिल को अगर पानी में आप डुबा दे रहे हैं, कांच के गिलास ले लीजिए, उसमें पेंसिल को डुबा दीजिए, आपको पेंसिल कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। फिर तीसरा देख लीजिए, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं। ठीक। अगर कांच में रख देंगे तो बड़ा सा दिखाई देता है। ठीक। फिर क्या है, चौथा,
कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लेब, स्लेब मतलब होता है कोई टुकड़ा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, एक गिलास का यानी कांच का एक टुकड़ा लिए हैं। उस टुकड़े से आपको क्या कर दें, मान लो ये कांच, ये हमारा है कांच, इसका मोटा सा अगर टुकड़ा होता, ठीक, इतना बड़ा, और हम कुछ चीज को रखकर उसके ऊपर ऐसे रख कर देखते ही तो हमें क्या दिखाई देता, आर पार दिखाई देता, तो ठीक। तो क्या होता कि जो शब्द लिखा होता है वो थोड़ा सा ऊपर वो उठा हुआ दिखाई देता है। ये सारी चीज किसके कारण होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। इस चीज को तो मैं आप लोग को समझा ही दिया हूँ। देखो प्रकाश आ रही थी, सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये वायु है, ये क्या है, कांच है, अब सीधी ना निकलकर ये अपने मार्ग से विचलित हो गया है। ये सघन माध्यम था, इसलिए अवलंब की ओर चला आया है, ठीक। अब अवलंब से इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, अब दूसरे माध्यम में जा रहा है, यहाँ से कांच से उगर वायु में जा रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि विरल माध्यम में जा रहा है। विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के जो किरण है वो क्या होगा, अवलंब से दूर हट जाएगा। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग देख लिए थे, अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन का अपवर्तन का नियम, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन का नियम हम लोग देख चुके थे पहले चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक। पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, ये दोनों चीज हम लोग देख रहे हैं। पहला नियम है आपतित, अच्छा पहले इसको देख लीजिए, ये हमारा एक माध्यम है, ठीक, ये हमारा एक माध्यम है, इससे प्रकाश होकर जा रही है। मान लो ये हमारा एक कोई सतह है, यहाँ से प्रकाश होकर जा रही, तो जो प्रकाश आ रही है उस प्रकाश का नाम क्या होता है, आपतित किरण। अब इस माध्यम से प्रकाश होकर गई दूसरे माध्यम में, अब इस पानी में जा रही है तो दूसरा माध्यम हो गया। इसमें जो प्रकाश की चाल होती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित आपतित किरण। फिर माध्यम से होकर जो दूर हटकर गई है प्रकाश किरण उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक। बात समझ में आई सबको, यानी माध्यम एक से जो प्रकाश आई है उसको बोलते हैं आपतित किरण। फिर क्या हो रहा है, माध्यम दूसरे में जो प्रकाश गई है वो क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। विचलित होने का मतलब है कि अवलंब से के पास आ जाएगा या अवलंब से दूर हट जाएगा। अगर विरल माध्यम है तो क्या होगा, अवलंब से दूर हट जाएगा, अगर सघन माध्यम होगा तो अवलंब के पास आ जाएगा। ये सघन माध्यम था, इसलिए क्या है, प्रकाश किरण अवलंब के पास में है। ये विरल माध्यम है तो क्या हुआ, ये दूर हट गई है, किरण क्या हुआ, दूर हट गई। तो ये क्या है, ये है हमारा आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, ये है अपवर्तित किरण। बात समझ पाए। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा माध्यम का जो पृष्ठ है, जो सतह है, वो क्या कर रहा है, एक ही तल पे अवलंब सभी एक ही बिंदु पे होते हैं। देखो ये क्या है, ये आपतन बिंदु है, और ये क्या है, अवलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा चीज क्या है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की आपतन कोण, ये क्या है, आपतन कोण, और ये क्या है, अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण हुआ है। तो आपतन कोण की जा मतलब होता है साइन थीटा, तो आप यानी साइन थीटा आई बटे साइन थीटा आर। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात यानी साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, नियतांक होता है। इस नियम को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये हमेशा क्लास 10th में भी आता है, क्लास 12th में हमेशा पूछता है लगभग में, ठीक। चलिए दूसरा चीज क्या है, अपवर्तन ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। इसमें अपवर्तन को हम यन से लिखते हैं, यानी किसी माध्यम में, पहला अगर माध्यम है उसको अगर ले रहे हैं तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दूसरे में प्रकाश की चाल, ठीक। जैसे अगर ये वायु है, वायु से अगर हमारा क्या किस में जा रहा है, प्रकाश जल जा रहा है जल में, तो क्या लिखेंगे, अगर हम वायु के सापेक्ष लिख रहे हैं तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, ठीक। अब देखो कहीं पे ऐसा लिखा है n/1, इसका मतलब है कि दूसरे माध्यम में, यहाँ पे पहले 2 आया ना, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम
दो का माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, इस चीज को पढ़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश के चाल। इसमें क्या लिखेंगे, माध्यम एक में प्रकाश के चाल बटे माध्यम दूसरे में प्रकाश के चाल। ठीक, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष मतलब होता है कि जहां पे वायु हो या हमारा क्या हो, कुछ भी ना हो। निरपेक्ष मतलब होता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे वायु को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमारा क्या है कि यदि माध्यम एक क्या है, निर्वात या वायु है, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक जो होता है के सापेक्ष माना जाता है, निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, या माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अगर पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, अगर उसके माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दूसरे का अपवर्तनांक लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष का अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे अगर माध्यम एक है, मान लो यन, ये मतलब हुआ यानी वायु है, ठीक, और किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसको, यानी इसका चलो यहाँ ऊपर लिख दे हूं अगर दिखाई ना दे, निरपेक्ष का कि यन ये डब्ल्यू लिखा है। यन ये डब्ल्यू मतलब हुआ कि ये मतलब हुआ ईयर, वायु यानी हवा। तो हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, बटे जल में प्रकाश की चाल जो आपको दिया जाएगा उसको आप लिखिएगा जल के लिए। ठीक, तो ये हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है। देखो, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अच्छा, जो हीरा होता है इसका सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है किसका होता है, हीरे का होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 282 होता है। हीरे का हाँ, एक मिनट सॉरी, 242 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 242 होता है। इसका मतलब यह है कि वायु के सापेक्ष, वायु के तुलना में क्या होता है कि प्रकाश चाल जो हीरे में होती है वो क्या होती है, 242 गुना कम होती है। ठीक, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हीरे का अपवर्तनांक 242 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 142 गुना कम होती है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। बात समझ में आए सबको, चलिए लिख लीजिए इसको। आप लोगों ने लिख लिया था, इसके आगे चलिए अब देखने जा रहे हैं। ठीक, ये सब आप लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। क्या है, प्रकाशिक सघन माध्यम, एक दूसरा है प्रकाशिक विरल माध्यम। सघन माध्यम यानी ऐसा कोई माध्यम जिसके कण क्या है, पास पास है, तो उसको बोलेंगे सघन। और वैसा कोई माध्यम जिसके कण क्या है, दूर दूर है, उसको बोलते हैं विरल। यानी अच्छा, जो ठोस होता है उसके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो सघन माध्यम होता है। द्रव का माध्यम, द्रव अगर है तो उसके कण थोड़ा क्या होते हैं, ठोस से थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक, बात समझ में आए, तो क्या है, ठोस बहुत ज्यादा सघन है, उसके बाद में उससे थोड़ा सा कम सघन हमारा द्रव हो जाएगा, और गैस सबसे विरल माध्यम बन जाएगा। ठीक, चलिए क्या लिखा है, प्रकाश दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। अगर जिसका अपवर्तनांक अधिक है, अगर कोई ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या है, अधिक है, तो वो माध्यम कैसा होगा, वो माध्यम सघन माध्यम होगा। अभी आप लोगों ने हीरा का देखा था, हीरा का कितना था, 242 था उसका अपवर्तनांक, यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक था, इसलिए हीरा क्या है, सबसे अधिक सघन माध्यम है। बात समझता है। उसी तरीके से क्या लिखा है, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल होता है। यानी अगर वायु क्या होता है, वायु के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो वायु कैसा होता है, हमारा विरल माध्यम होता है, और इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक, कांच का सबसे अधिक होता है, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, 142 गुना। ठीक, 142 गुना क्या होता है, वायु का कम होता है, 142 गुना वायु से क्या होता है, हीरे का अधिक होता है। चलिए क्या लिखा है, जब प्रकाश के किरण
विरल माध्यम से, एक विरल माध्यम पहला माध्यम है, से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो अभिलंब की ओर झुक गई है। ठीक, दूसरा चीज, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। यह क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, यह अभिलंब से दूर हट गया। चलिए लिख लीजिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जितना सारा न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछा गया है सारा हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए लिख लीजिए।